गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। आज हम नया चैप्टर श्वसन तंत्र शुरू करने जा रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पर उसमें विभिन्न अंगों में पाचन क्रिया होती है और पाचन क्रिया के पश्चात पचा हुआ जो भोजन है उसका अवशोषण किया जाता है। अवशोषण करने के पश्चात उसको यकृत और यकृत के बाद में हृदय में भेज दिया जाता है, जिससे वह रक्त के माध्यम से शरीर की समस्त कोशिकाओं तक उसे पहुंचाया जाता है। अब हमें कोई भी कार्य करना होता है तो कार्य के लिए हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो ऊर्जा का जो निर्माण है वो श्वसन की प्रक्रिया द्वारा होता है। श्वसन की जो प्रक्रिया है वो सामान्यतः कोशिका के अंदर संपन्न होती है। कोशिका के अंदर जो भोजन है उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। जब भी हमारे शरीर में कोई जैविक क्रिया होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और वो जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में खर्च होती है। तो ये जो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी बन रही है, जो ऊर्जा बन रही है, वो रेस्पिरेशन से बनती है। ठीक है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। श्वसन क्या है? रेस्पिरेशन श्वसन की जो डेफिनेशन ये है कि हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे एनर्जी प्राप्त होती है और साथ साथ में CO2 बनती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है हम इस तरह लिख सकते हैं कि भोजन के ऑक्सीकरण से, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको हम श्वसन कहेंगे। हमारे शरीर में भोजन मुख्य रूप से ग्लूकोज का उपयोग ऑक्सीकरण में होता है, यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनती है। इसलिए शरीर में ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन यानी सेल्यूलर फ्यूल कहा जाता है। ग्लूकोज सामान्य तौर पर श्वसन में इसका अपघटन होता है, अपघटन से ऊर्जा मिलती है, इसलिए ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन, सेल्यूलर फ्यूल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो श्वसन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन
दूसरा जो है वो है अंतर शोषण। इंटरनल रेस्पिरेशन। श्वसन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, बाह्य शोषण और अंतर शोषण। बाह्य शोषण जो है वो एक जनरल प्रोसेस है। इसमें शामिल किया जाता है कि हम वायु को अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को बाह्य शोषण कहा जाता है। यानी वायु को अंदर ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण व CO2 को बाहर निकालना। बाह्य शोषण कहलाता है। इसको सामान्यतः बाह्य शोषण को सांस लेना यानी ब्रीदिंग और या उसको जो है संवादन यानी वेंटिलेशन कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में केवल हम वायु को अंदर ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। इसे बाह्य शोषण कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा एनर्जी नहीं बनती है। इसे सामान्यतः क्या कहेंगे, सांस लेना, ब्रीथिंग या संवादन यानी वेंटिलेशन। और ये एक भौतिक क्रिया है। ये भौतिक क्रिया है, ठीक है। बाह्य शोषण, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर हम आते हैं अंतर शोषण, इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी जो वास्तविक जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कोशिका के अंदर संपन्न होती है, जिसमें भोजन का अपघटन होता है, ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, वो अंतर शोषण है। यानी इस प्रक्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होना, अंतर शोषण कहलाता है। और इसे सामान्यतः कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये एक जैविक क्रिया है, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो श्वसन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, बाह्य श्वसन और अंतर शोषण। अंतर शोषण के अंतर्गत भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा बनती है, ठीक है। और उस ऊर्जा को एटीपी के फॉर्म में इसको किया जाता है। अब अंतर शोषण, इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है। अंतर शोषण को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऑक्सीशोषण और एक अनॉक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण के अंतर्गत भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी इसमें ऑक्सीजन जरूरी है, उसे ऑक्सीशोषण कहा जाता है। और अनॉक्सीशोषण, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया होती है, उसे अनॉक्सीशोषण कहा जाता है। तो इसको आगे और अंतर शोषण को दो भागों में बांटा गया है।
यहाँ पे जो है अंतर श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको आगे और दो भागों में बांटा गया है। एक है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा है अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकीय श्वसन होता है। तो उसे ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सी श्वसन कहलाती है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली कोशिकीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला कोशिकीय श्वसन अनॉक्सी श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से श्वसन को पहले दो भागों में बांटा गया है, बाह्य श्वसन, अंतर श्वसन। बाह्य श्वसन सामान्यतः केवल सांस लेना, जिसके अंतर्गत वायु को अंदर ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकाला जाता है, उसे बाह्य श्वसन कहा जाता है। अंतर श्वसन के अंतर्गत भोजन के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि भोजन का अपघटन होता है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, और यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट जो है, हम विभिन्न जंतुओं में श्वसन के जो अंग है वो अलग अलग होते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि कौन से संघ के जंतुओं में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा वो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। अब हम इसके पश्चात श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो निम्न वर्ग के जो जंतु है उनमें किसी प्रकार के श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं। वो वायु जो है, ऑक्सीजन जो है, वो अपनी शरीर की सामान्य सतह द्वारा सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि उनका शरीर छोटा होता है, उनमें कोशिकाओं की संख्या कम होती है, तो शरीर की सतह से बाह्य वातावरण से विसरण की प्रक्रिया द्वारा वो सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं। उनमें श्वसन के कोई स्पेशल ऑर्गन अंग नहीं पाए जाते। तो जो सबसे पहले जो है कैटेगरी वो है शरीर की सामान्य सतह।
शरीर की सामान्य सतह, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और स्लेंड्रेटा संघ के जंतु। स्लेंड्रेटा संघ के जंतु, इनमें विशेष श्वसन अंग नहीं होते। ये शरीर की सामान्य सतह से बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। नंबर 2 पर आता है नम त्वचा। नम त्वचा, मॉइस्ट स्किन। नम त्वचा द्वारा होने वाला जो श्वसन है वो केंचुआ और मेंढक, अर्थवर्म और फ्रॉग के अंदर सब जो उनकी जो नम त्वचा होती है, मॉइस्ट स्किन, उसके द्वारा वो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो है गिल्स यानी लोम। गिल्स, तो लोम के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया किन किन में होती है? सबसे पहले जलीय आर्थ्रोपोडा संघ के जलीय, जो पानी में रहते हैं, उन आर्थ्रोपोड्स के अंदर गिल्स के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा मोलस्का संघ के जंतुओं में गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। और समस्त मछलियां, जितनी भी प्रकार की फिश है, उनमें गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। फिर उसके बाद में आता है श्वास नली या ट्रेकिया। श्वास नली या ट्रेकिया, तो ट्रेकिया के द्वारा श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कीटों में होती है, इंसेक्ट के अंदर। जो इंसेक्ट जो है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु है, जो आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट जितने भी है उनमें ट्रेकिया के द्वारा श्वसन होता है। उसके बाद में आते हैं फेफड़े, लंग्स। फेफड़ों के द्वारा श्वसन की जो प्रक्रिया है वो टेट्रापोडा, चतुष्पादी वर्ग के जो जंतु है, इसके अंदर एम्फीबिया शामिल है। एम्फीबिया वर्ग, रेप्टिलिया, एविड यानी पक्षी वर्ग और मैमेलिया यानी स्तनधारी जंतु। इन सब में फेफड़ों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन जो है शरीर की सामान्य सतह द्वारा होता है। जो निम्न वर्ग के जंतु है, जिनका शरीर बड़ा नहीं होता, उनमें सीधा बाह्य वातावरण से जो शरीर की सतह द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है और विसरण प्रक्रिया द्वारा समस्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचती है। इसी प्रकार नम त्वचा द्वारा केंचुआ और मेंढक के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है। जो जलीय जीव है उनमें गिल्स के द्वारा, कीट वर्ग जो है उनमें श्वास नली के द्वारा, और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविड और मैमेलिया, इनमें जो श्वसन के जो प्रमुख अंग है वो है फेफड़े। ठीक है, तो ये श्वसन अंग है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव का जो श्वसन तंत्र है। मानव में श्वसन के जो प्रमुख अंग है वो है फेफड़े, लंग्स। ठीक है, इनके अंदर जो है वायु भरी जाती है। तो इनके बारे में, मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे।
वो फेफड़े होते हैं। श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सहायक श्वसन अंग, सहायक श्वसन अंग, और दूसरे जो है मौलिक श्वसन अंग। मौलिक श्वसन अंग एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और ये है एसेंशियल एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और यह है एसेंशियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। स्वायत्त श्वसन अंग जो है ये वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने में, यानी जो मौलिक श्वसन अंग है वो है फेफड़े, लंग्स। सहायक श्वसन अंग जो है फेफड़ों तक वायु पहुंचाने का मार्ग बनाते हैं, यानी एक जो है पासेज बनाते हैं जिससे वायु फेफड़ों तक पहुंचती है। सहायक श्वसन के अंतर्गत बाह्य नासा छिद्र, एक्सटर्नल लेंस, इसके अलावा नासा मार्ग, फिर नासा मार्ग का जो अंतिम भाग है वो अंतर नासा छिद्र है, उसके बाद में ग्रसनी, फिर इसके बाद में कंठ, इसको स्वर यंत्र भी कहा जाता है। फिर यहां से वायु जो है श्वास में यानी ट्रेकिया में पहुंचती। तो ये जो है ये सहायक श्वसन अंग है जो वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का मार्ग बनाते हैं, उनको सहायक श्वसन अंग कहा जाता है, यानी वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का मार्ग बनाते हैं, उन्हें सहायक श्वसन अंग कहा जाता है। मौलिक श्वसन अंग फेफड़े है, इसके अंतर्गत हम फेफड़ों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। फेफड़ों के अंदर जो है अंत में कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिकाओं के और ब्लड और कोशिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये प्रक्रिया फेफड़ों के अंदर संपन्न होती है, इसलिए इसको मौलिक श्वसन अंग एसेंशियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है। सबसे पहले हम सहायक श्वसन अंग के बारे में पढ़ेंगे। सहायक श्वसन अंग के बारे में सबसे पहले बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र जो है हमारे बाहर के, ये नाक जो है इसमें दो तरफ ये जो छिद्र होते हैं इनको बाह्य नासा छिद्र कहा जाता है। ठीक है, सहायक श्वसन अंग में सबसे पहले हम बाह्य नासा छिद्र और नासा मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। बाहर के जो दो नाक के दोनों तरफ जो छिद्र है वो बाह्य नासा छिद्र है, जिसके द्वारा हम शरीर में या कह सकते हैं कि श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग है जिससे वायु अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं। ये जो दोनों नासा छिद्र है, बाह्य नासा छिद्र, वो किसमें खुलेंगे? नासा मार्ग, यानी अंदर का जो भाग है उसको नासा मार्ग कहा जाता है। नासा मार्ग यानी जो दोनों जो नासा छिद्र है, ये बीच में एक नासा पट होता है, नेसल सेप्टम। ये यहाँ पे नेसल सेप्टम है। नेसल सेप्टम जो पीछे की तरफ ये बोन यानी अस्थि का बना होता है और आगे की तरफ ये
उपास्थि का बना होता है जो दोनों नासा छिद्र को अलग अलग करता है। तो बाह्य नासा छिद्र के द्वारा, बाह्य नासा छिद्र से वायु नासा मार्ग में प्रवेश करती है। नासा मार्ग में नासा पट, नेसल सेप्टम दोनों नासा छिद्रों को अलग करता है। दोनों नासा छिद्रों को अलग करता है। नासा पट जो है ये आगे का भाग इसका उपास्थि का बना होता है, यानी कार्टिलेज। आगे का भाग यानी ये यहाँ पे उपास्थि जो कोमल हड्डी होती है उसको उपास्थि कहा जाता है, कार्टिलेज। और पीछे का जो भाग है वो अस्थि का बना होता है। ये नासा सेप्टम यानी नासा पट जो है अंदर की तरफ दोनों नासा छिद्र को अलग करता है। फिर नासा छिद्र जो है अंदर की तरफ अंतर नासा छिद्र द्वारा रश्मि में खुलते हैं। अब ये जो नासा मार्ग है, नासा मार्ग में महीन यहाँ पर बाल होते हैं और श्लेष्मा होती है। नासा मार्ग में उपस्थित महीन बाल या जो रोम होते हैं, यानी जो अंदर की तरफ बाल होते हैं उनको रोम कहा जाता है। और श्लेष्मा वायु के साथ आने वाले, वायु के साथ आने वाले जीवाणु और मिट्टी के जो कण हैं, मिट्टी के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। तो नासा मार्ग में महीन रोम उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ में श्लेष्मा एक चिपचिपा पदार्थ है जो गोबलेट सेल्स द्वारा स्रावित होती है। ये वायु के साथ आने वाले जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है और जो डस्ट पार्टिकल है उनको अंदर जाने से रोकते हैं। यानी एक तरीके से ये फिल्टर का काम करते हैं जो शुद्ध वायु को अंदर पहुंचाते हैं। इसके पश्चात नासा मार्ग का आगे का जो भाग है वो टर्बाइनल अस्थियों का बना होता है। नासा मार्ग का आगे का भाग टर्बाइनल अस्थियों का बना होता है। ठीक है, टर्बाइनल यानी घुमावदार अस्थियां होती है। तो जब वायु टर्बाइनल अस्थियों से गुजरती है तो वायु गर्म हो जाती है, जिससे वायु का जो तापमान है वो शरीर के तापमान के बराबर हो जाता है। तो इसका जो कार्य है, टर्बाइनल अस्थियां जो है ये वायु के तापमान को शरीर के ताप के बराबर करना। फिर इसके नासा मार्ग में इसका जो टर्बाइनल अस्थियों के ऊपर
ग्रांड उपकला, जिसको स्नीडेरियन कला भी कहा जाता है, उसका आवरण होता है। टर्बाइनल अस्थियों पर ग्रांड उपकला जिसे ऑलफैक्टरी एपिथेलियम कहा जाता है। ये जो ग्रांड उपकला है, इसका जो कार्य है कि ये गंध का ज्ञान करवाती है, यानी स्मेल का ज्ञान करवाएगी ग्रांड उपकला। इसको स्नीडेरियन कला भी कहा जाता है। स्नीडेरियन कला, इसमें यदि वायरस संक्रमण के कारण ये सूज जाती है, जिससे श्लेष्मा अत्यधिक स्रावित होती है। इस स्थिति को हम जुकाम कहते हैं, यानी कोल्ड या जुकाम, जिसमें जो स्नीडेरियन कला है, स्नीडेरियन मेम्ब्रेन, इसमें वायरल इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाती है और श्लेष्मा अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है, जिससे जुकाम हो जाए। तो ये नासा मार्ग है। नासा मार्ग ग्रसनी में अंतरनासा छिद्र द्वारा ग्रसनी में खुलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे।